Hello students, hope you all are doing well. Here I am explaining dissolution of partnership firm. जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जब ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है और उसकी जगह पर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी रीज़न से, कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, ओल्ड पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की है, तो हम इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती. मीन्स फर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो रही है तो फर्म भी डिज़ोल्व हो जाएगी, फर्म भी अपना बिजनेस बंद कर देगी. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाती है, अपना बिजनेस बंद कर देती है. अब पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस किन किन रीज़न से बंद कर सकती है या उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं डिसोल्यूट होने के, तो उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड सेकेंड इज़ बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट. विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट का क्या मीनिंग होता है कि जब कोर्ट इंटरवेन नहीं करता, जो पार्टनर्स हैं वो अपनी सहमति से बिजनेस फर्म को डिसोल्व करते हैं. और सेकेंड, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट इंटरवेन करके ऑर्डर पास करता है कि फर्म मस्ट बी डिसोल्व नाउ, तो वो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो जाएगा. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. जब कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना फर्म डिसोल्व होती है तो उसके क्या क्या ज़रिया हो सकता है या क्या क्या तरीका हो सकता है. फर्स्ट इज़ व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री टू डिसोल्व द फर्म. जब सभी पार्टनर्स एग्री हैं कि फर्म डिसोल्व हो जानी चाहिए तब फर्म डिसोल्व हो सकती है. सेकेंड इज़ कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है, जैसे कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या जो फर्म जो बिज़नेस कर रही है वो इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो फर्म के लिए कंपल्सरी हो जाता है कि वो डिसोल्व हो जाए. थर्ड इज़ ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इंसिडेंट गिवन इन सेक्शन 42. सेक्शन 42 में कुछ इंसिडेंट्स गिवन हैं. अगर कोई भी इंसिडेंट हैपन होता है तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसोल्व हो जाती है. जैसे कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर फर्म जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी वो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल हो जाता है, या फर्म जितने टाइम के लिए बनी थी वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो फर्म डिसोल्व हो सकती है. उसके बाद जब फर्म पार्टनरशिप की जो ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं होती, तो और कोई एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर को नोटिस देकर और उनकी सहमति से कोर्ट को नोटिस देकर फर्म को डिसोल्व कर सकता है. देन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. अगर कोर्ट ऑर्डर करे फर्म के डिसोल्व होने के लिए, और कोर्ट कब ऑर्डर करता है, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है या कोई पार्टनर इनकेपेबल हो जाता है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, या वो कुछ मिसकंडक्ट कमिट कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा, या कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई है कि फर्म अब फ्यूचर में प्रॉफिट में बिजनेस नहीं कर सकती, लॉस ही एक्सपेक्ट कर रही है, और फर्म को डिसॉल्व करना जस्ट एंड इक्विटेबल होगा, मीन्स करेक्ट होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही डिसीजन होगा कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, तो कोर्ट डिसीजन दे देती है कि फर्म को डिसॉल्व कर लिया जाए. ओके. अब जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस टाइम फर्म के अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो फर्म की एसेट्स हैं उनको सेल किया जाता है, और उससे जो भी कैश रिलीज़ होता है उससे लाइबिलिटीज़ पे की जाती हैं. अब वो किस मैनर या किस ऑर्डर में पे की जाती है, तो सबसे पहले आउटसाइड डेट्स पे किए जाते हैं. आउटसाइड डेट्स क्या होते हैं, वो डेट्स जो फर्म ने किसी थर्ड पार्टी से लिए हुए हैं, किसी पार्टनर के डेट इसमें इंक्लूड नहीं होते, तो सबसे पहले आउटसाइड डेट्स पे करेंगे. सेकंड नंबर पर हम लोन्स या जो ऐसे डेट्स हैं जो पार्टनर से ही लिए हैं वो पे करेंगे. थर्ड नंबर पे हम पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है उसे रीपे करेंगे. उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो.
अगर इन केस फर्म को लॉस होता है, मतलब एसेट सेल करने के बाद फर्म के पास एप्रोप्रिएट बैलेंस नहीं है, एडिक्वेट बैलेंस नहीं है रीपे करने के लिए, तो उस केस में मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा? फर्स्ट तो हम जो एसेट्स को सेल करके जो अमाउंट रिलीज़ हुआ है उससे पे करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। सेकंड, आउट ऑफ कैपिटल में से, पार्टनर्स के कैपिटल में से पे किया जा सकता है। एंड थर्ड इज़, अगर फिर भी पैसा कम बचता है तो उसे पार्टनर से लिया जा सकता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देन अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे? इसके लिए 4 तरह के अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट इज कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है ये फाइंड आउट करना कि सभी एसेट्स को सेल करने के बाद और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्म की सभी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और उनका जो अकाउंट है एसेट्स अकाउंट वो हम क्लोज़ कर देंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? क्योंकि एसेट्स अकाउंट क्लोज हो रहा है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मींस हम सभी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन सी एसेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम वो सभी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसे हम सेल करके कैश रिकवर कर सकते हैं, जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो वो सभी एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं की जा सकती उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स में हम ले सकते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि अगर कोई बैलेंस पड़ा है, डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो ये हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हम इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो रियलाइजेशन अकाउंट में से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। फिर ये कहाँ ट्रांसफ़र होंगी? इसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो फिक्टिशियस एसेट्स का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि जो प्रोविज़न्स हैं, एसेट्स के जो प्रोविज़न्स पड़े हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो किस तरह के प्रोविज़न हो सकते हैं? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी एसेट्स है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड ग्रोस अमाउंट में, और जो इसका जो प्रोविज़न्स है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये तो बात हुई एसेट्स की। अब उसके बाद हम सारी लाइबिलिटीज़ हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटीज़ कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को क्लोज़ कर देंगे। जब हम लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को क्लोज़ करेंगे तो लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब एसेट्स की तरह ही इसमें भी एक सिचुएशन अराइज होती है कि हम कौन सी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड वो लाइबिलिटीज़ जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, मीन्स हमें थर्ड पार्टी को पे करनी है, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, प्रोविडेंट फंड है जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। और वो लाइबिलिटीज़ जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, मीन्स फर्म ने पार्टनर से ही ली हुई हैं, जैसे कोई लोन लिया हुआ है या एडवांस लिया हुआ है, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि वो हम सेपरेटली पे करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद पे करेंगे, तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जो सेकेंड नंबर पर हमने देखा कि पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड कुछ और बैलेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि जर्नल रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ये सब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब हम सभी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे और लाइबिलिटीज़ पे कर देंगे, उसके बाद 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो फर्म
को प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट हम किस सिचुएशन को कहेंगे, जब एसेट सेल करने के बाद हमें जितना पैसा मिला उसके बाद हमने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर दी, फिर भी पैसा बच गया, तो वो प्रॉफिट की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन एसेट सेल करने के बाद हमें जितना पैसा मिला उससे हम पूरी लाइबिलिटी ही पे ऑफ नहीं कर पाए, तो वो लॉस की सिचुएशन हो। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो उससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट लॉस शो कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले भी मोड ऑफ सेटलमेंट में बताया था कि सबसे पहले हम प्रॉफिट में से कोशिश करते हैं कि लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ कर दे, लेकिन इन केस प्रॉफिट्स कम रहते हैं तो हम पार्टनर की कैपिटल में से लेंगे। उसके बाद है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसे हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद पे ऑफ करेंगे। तो इसकी क्या एंट्री होगी, क्योंकि हम कैश से पे ऑफ कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा और पार्टनर का जो लोन है उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले सभी जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं उसे ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन है, या इस तरह का रिजर्व फंड है। इस तरह के अकाउंट सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम उनका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसे उतने अमाउंट का कैश दिया जाएगा, कैश या बैंक से सेटल किया जाएगा। और अगर जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो पर्टिकुलर पार्टनर उतना अमाउंट का कैश या बैंक से उसकी पेमेंट करेगा। आफ्टर दैट कैश और बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में मेंटेन करेंगे। इसको हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से डेबिट करेंगे। ओके, अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट हो जाएगा, बैंक का डेबिट बैलेंस है तो सबसे पहले हम उसे कैश में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स कैश निकलवाएंगे और उसको डेबिट करेंगे। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। इस तरह से जो भी रिसिट्स हैं कैश की, जहाँ से हमें कैश मिल रहा है वो डेबिट साइड आ जाएगा और जहाँ जहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद अगर पार्टनर्स कैश लेकर आ रहे हैं, अगर उनका जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और वो कैश लेकर आ रहे हैं तो इससे डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। और अगर हम जो फर्म है वो पार्टनर्स को पे कर रही है तो उससे जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में ये जो अकाउंट है ये टैली कर जाएगा, इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। तो हम कैश अकाउंट के बेसिस पर ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं है। आफ्टर दैट इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर पार्टनर का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो करता है तो उस केस में जो पार्टनर है वो उतना अमाउंट लेकर आता है। और अगर पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो फर्म उसको उतना जो अमाउंट है वो पे करती है। लेकिन एक सिचुएशन अराइज होती है कि अगर किसी पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इस केस में उस पार्टनर को उतना पैसा लेकर आना चाहिए। लेकिन अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मीन्स वो पैसा नहीं ला सकता, उस सिचुएशन में हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? तो उस सिचुएशन में जो उसका अमाउंट है वो जो पे करेंगे वो जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे। पर उसके साथ ही एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अगर जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे तो वो किस रेशो में पे करेंगे? तो इससे रिलेटेड एक फ़ैसला हुआ गार्नर वर्सेस मुरे का, जो कि एक रूल बन गया। इस रूल से पहले जो कैपिटल डेफिशिएंसी थी इंसॉल्वेंट पार्टनर की, वो जो बाकी पार्टनर्स थे उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करते थे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि 3 पार्टनर्स थे, गार्नर, मुरे एंड विल्किंस। तीनों की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी वो अलग अलग थी। जब वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे थे तो उस टाइम उनके जो अकाउंट का बैलेंस था, जो गार्नर का अकाउंट था वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 2500 यूरो से। मुरे का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 314 यूरो से। और जो विल्किंस का अकाउंट था वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 263 यूरो से।
तो उसके बाद उन्होंने उनका जो रियलाइजेशन अकाउंट था, मीन्स एसेट्स को सेल करने के बाद भी डेफिशिएंसी रह गई लाइबिलिटीज़ की, वो थी 475 यूरो। तो ये तीनों जो पार्टनर्स थे वो जो अपना प्रॉफिट या लॉस था इक्वली शेयर कर रहे थे। तो जो रियलाइजेशन के टाइम जो लॉस हुआ था उसे भी उन्होंने इक्वली शेयर किया। अब इसको शेयर करने के बाद जो विल्किंस का जो कैपिटल अकाउंट था वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 636 यूरो से। तो इस सिचुएशन में अब जो पैसा था वो लेकर आना था गार्नर और मूरे को, और क्योंकि वो प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे थे तो गार्नर ने बोला कि हम जो ये डेफिशिएंसी है ये भी इक्वली बियर करेंगे। पर मूरे के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके कैपिटल के बीच में बहुत डिफरेंस था, जो गार्नर का जो कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा पैसा था और मूरे के कैपिटल अकाउंट में कम पैसा था, तो और ये जो लॉस है ये रूटीन लॉस नहीं है, ये कैपिटल लॉस है, तो उसे कैपिटल रेशो में डिवाइड किया जाना चाहिए। तो इस केस में जो कोर्ट में डिसीजन लिया गया वो ये था कि जो दोनों पार्टनर्स हैं कि अगर डिसोल्यूशन के टाइम कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उस केस में अकाउंट्स हम किस तरह से सेटल करेंगे। सबसे पहले तो जो डेफिशिएंसी है या जो लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस है, उसको हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद अगर ऐसा पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का और वो इंसॉल्वेंट है, तो उसका जो अमाउंट है वो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर आएंगे अपनी कैपिटल रेशो के अंदर। ओके, लेकिन अब एक क्वेश्चन और अराइज हुआ कि हम कैपिटल रेशो मीन्स जो कैपिटल की रेशो है, तो इस सिचुएशन के लिए हम कैपिटल किसको लेकर चलेंगे। तो दो तरह से हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो उस रेशो के अंदर कैपिटल डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे। और जो दूसरी एंट्रीज हैं जैसे कि रिजर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट या लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सब हम करंट अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री करेंगे और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उस रेशो के अंदर डेफिशिएंसी को बियर किया जाएगा। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मीन्स अलग से कोई करंट अकाउंट मेंटेन नहीं है, सभी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में की जा रही हैं, तो सभी एडजस्टमेंट करने के बाद मीन्स रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो ट्रांसफ़र करने के बाद, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने के बाद, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, इन सब की एंट्री करने के बाद जो कैपिटल का जो बैलेंस आता है उसके अंदर उसको हम कैपिटल रेशो मानकर चलेंगे और डेफिशिएंसी उस रेशो में बियर की जाएगी। अब हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल इन इंडिया। अब गार्नर वर्सेस मूरे का रूल इंडिया में कितना एप्लीकेबल है। तो इंडिया के अंदर वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें एक स्मॉल अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है कि ये तो ठीक है कि जो रियलाइजेशन का लॉस है वो तीनों जो सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो कैपिटल डेफिशिएंसी उनको बियर करनी पड़ रही है वो कैश में लेकर आए, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनके अकाउंट में ही वो एडजस्ट होगी। तो वो अपने जो डेफिशिएंसी है वो अपने अकाउंट में एडजस्ट करवा सकते हैं, मतलब उनका जो कैपिटल बैलेंस है उतने अमाउंट से कम या ज़्यादा उतने अमाउंट से कम हो सकता है। सपोज जैसे कि हम ये एग्जांपल लेकर चले थे गार्नर, मूरे एंड विल्किंस का। इस केस के अंदर जो वो कैपिटल डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं, जो गार्नर बियर कर रहा है वो 422 यूरो का कर रहा है और जो मूरे कर रहा है वो 53 यूरो का कर रहा है। तो वो इतने अमाउंट्स जो ये अमाउंट है अपनी कैपिटल में से लेस करवा सकते हैं और जो फिर उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल होगी उसका कैश ले सकते हैं, बजाय कि पहले ये वो कैश लेकर आएँ और फिर फर्म उसको कैश दे। थैंक यू।